बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज मैं तमहीद बांधने से पहले ही अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देता हूं और कुछ जो इब्तदाई कलमात हैं वो मैं बाद में अदा कर दूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन जमातों से आज इनकी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं। उनके साथ हैं जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली। और आपको पता है कि आज बहुत से इल्जामात लगाए गए। इमरान खान साहब ने इल्जामात लगाए हैं, उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इमरान खान साहब के जो आज इल्जामात थे सिर्फ वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं थे, बल्कि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के खिलाफ भी थे। तो हम कोशिश करेंगे कि खुर्शीद शाह साहब से भी बात करें, क्योंकि उन्होंने इसका जवाब देना नहीं देना उनसे पूछेंगे, लेकिन उनसे ये भी पूछेंगे कि जो हुकूमत उनके साथ राब्ते कर रही है तो इन राब्तों का क्या मकसद है, और जो इमरान खान साहब उनको डबल शाह कह रहे हैं तो इसका वो क्या जवाब देंगे। और अहम तरीन जो सवाल है वो ये है कि क्या 2 नवंबर से पहले हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, और अगर हुकूमत ने इस ब्रेक थ्रू की तरफ जाने की बजाय क्रैकडाउन शुरू कर दिया और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया तो फिर क्या होगा। तो ख्वाजा साद रफीक साहब, आपकी इजाजत से मैं पहले एक इमरान खान साहब का क्लिप है और फिर उसका जवाब एतजाज हसन साहब ने दिया, वो आपको सुनवा दूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। नवाज शरीफ ने और खुर्शीद शाह ने मिलकर इन्होंने नैब का हेड बनाया। नवाज शरीफ 14 केसेस इसके नैब के अंदर हैं, ये कैसे नैब का हेड अपॉइंट कर सकता था। और खुर्शीद शाह डबल शाह, उसके भी केस हैं उसके अंदर नैब के अंदर। तो इन दोनों ने कैसा नैब बनाना था। जरा नरम लहजा अपना नरम रखें। ऑपोजिशन की जो जमातें हैं वो सब मुत्तफिक हैं पैनामा पेपर्स इंक्वायरी बिल पे, और उनके खिलाफ या उनकी क़यादतों के खिलाफ बोलना मुनासिब नहीं है, खासकर इस मरहले पे। तो ये एतजाज साहब का जवाब था और इनके जवाब में पैनामा पेपर्स इंक्वायरी बिल का जिक्र आया। ख्वाजा साद रफीक साहब, आपके भी राब्ते हो रहे हैं अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमाओं से, पीटीआई से नहीं बल्कि दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं। पूरी कौम ये जानना चाहती है कि इन राब्तों के नतीजे में 2 नवंबर से पहले कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो सकता है कि 2 नवंबर को इमरान खान साहब के पास धरने का या एहतजाज का जवाब ही ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान और उनकी पार्टी के पास 2 नवंबर के धरना नहीं है, लॉकडाउन है। तो मेरा ख्याल टर्मिनोलॉजी वही इस्तेमाल करें जो इमरान खान और उनके हमनवा करते हैं। और वो जो लॉकडाउन करना चाहते हैं 2 नवंबर को, और जो यहाँ पे हंगामा बर्पा करना चाहते हैं, उसका जवाब है ही कोई नहीं, न पहले था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ ये लोग पटिशनर हैं और वहाँ एक मुकदमे की बाकायदा समाअत का आगाज हो गया, और वजीर आजम पाकिस्तान ने जब वेलकम कर दिया उस समाअत को, और हमने ये कह दिया कि हम इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उन पे इतराजात नहीं करेंगे ताकि समाअत जल्दी हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। पैनामा के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब पर या उनकी फैमिली पे इल्जामात लगाए गए हैं, जिनमें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और कुछ जमातें या लोग पटिशनर हैं, उसके बाद तो वैसे ही जवाब कोई नहीं है, रह गया सियासी जमातों से राब्ते। तो देखिए मीर साहब, इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली थ्रेट किया है। इनके थ्रेट स्टेटमेंट जो है वो मीडिया की जीनत बन चुके हैं। एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं कि ये यहाँ एक बड़ा हंगामा करना चाहते हैं। पहले भी जब ये लोग आए थे अपने वादे तोड़ के, ये रेड जोन में आए थे, इन्होंने पीटीवी पे कब्जा किया, पीएम सेक्रेटेरिएट पे इन्होंने और पीएम हाउस पे अटैक किया। सारी कहानी लोगों को अजबर याद है। इस बार इनके इरादे उससे कहीं ज्यादा है, और ये इमरान खान साहब का बयानिया है जो हमने उनकी जुबान से सुना है। सो जब ये सिचुएशन होगी तो हुकूमत तमाम ऑप्शंस पे गौर करेगी, और ये लाजम है कि हम सियासी बरादरी से बशमूल अपोजिशन जमातों से बात करें कि वो भी हमें बताएं कि इस सिचुएशन से कैसे ओहदा बरा हुआ जाए। तो उस हवाले से हम राब्ते कर रहे हैं। जी ठीक है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जैसा कि साद रफीक साहब कह रहे हैं कि अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वजीर आजम के मुस्तकबिल का फैसला अदालत करेगी, तो इसके बाद 2 नवंबर के एहतजाज का क्या जवाब है। भाई साहब, कोई कत्ल होता है तो उसका फैसला तहकीकात भी अदालत करती है। मेरा आर्गूमेंट तो बड़ा सिंपल सा है। ये कह देना कि हमने अदालत के सामने मामला चला गया है, वो हम ले गए, अदालत के सामने मामला चला गया है तो हमने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मैं कहता हूं कि ये कैसा पेश करना हो। देखिए, जो कोई क्रिमिनल इवेंट होता है तो पाकिस्तान के अंदर 5 इदारे तो ऐसे हैं, FIA, नैब, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SECP। ये 5 इदारे हैं जिनको पब्लिक अकाउंट कमेटी में मैंने रिक्वेजिशन करके उनको बुलवाया,
और उनसे पूछा कि तुमने कोई तहकीकात की। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इसमें से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि नैब के चेयरमैन से जब हमने पूछा कि कोई तहकीकात की, उसने कहा जी अखबारी इत्तलात पर हम तहकीकात नहीं करते। बहुत मुनासिब बात थी। मैंने उनसे पूछा कि ये एग्जैक्ट पर आपने 3 दिन के अंदर एक्शन क्यों लिया था? एग्जैक्ट की खबर तो न्यूयॉर्क में छपी थी ना, आपने क्यों लिया? तो फिर लाजवाब हो गए। नैब का अगर आप कानून देखें, उसके अंदर पूरी अथॉरिटी है कि ये देख सकते हैं, र्यूमर पर देख सकते हैं, अफवाह पर देख सकते हैं, कोई आदमी कॉल करके इनको कहे, और जब दुनिया भर में इस पर तहकीकात हो रही तो नहीं कर रहे। मेरा दूसरा आर्गुमेंट ये है कि हिंदुस्तान ने इसमें क्या प्रोग्रेस की। मैं पाकिस्तान की एजेंसीज को कहीं से कंपेयर करूंगा ना, मैं हॉलैंड से कर लूंगा, चलो हॉलैंड एक डेवलप्ड कंट्री है, उससे नहीं करूंगा। आइसलैंड से कर लूंगा, वो भी डेवलप्ड कंट्री है, उससे नहीं करूंगा। चलो तो हिंदुस्तान से कंपेयर कर लूंगा। वहां की जो FBI जो हमारा मुताबादिल इदारे हैं, उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर सबको नोटिस दिया। 444 के करीब इंडियंस थे, उन सबको नोटिस दिया, उन सब से जवाब मांगे, सबने जवाब सबमिट किए। फिर उसमें से उन्होंने 14 टैक्स हेवंस को, इंटरनेशनल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है ना, उसके साथ साथ ये पनामा है, जितने जगह हैं, उन सबको खत लिखा कि हमें डिटेल्स चाहिए। यानी उनका कोई माहिदा नहीं है टैक्स हेवंस के साथ। तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट में केस चलता रहे, आपका एहतजाज नहीं चलेगा? मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि केस की, मेरा तो प्रोटेस्ट हुकूमत के खिलाफ है कि इन्होंने काम करना था। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कत्ल के केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, भाई साहब सिंपल सी बात है ना, मैं कत्ल के केस में डायरेक्ट तहकीकात सुप्रीम कोर्ट करेगी, करप्शन के केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट करेगी। इदारों को दबाकर अब सुप्रीम कोर्ट कैसे तहकीकात करेगी? जी खालिद साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करने की अहलियत नहीं रखती तो ये वहां लेने क्या गए हैं? एक तो ये सवाल है। दूसरी बात ये है कि ये सारी बात जो मेरे दोस्त ने की है, हमारी बड़ी दोस्ती है हमारी आपस में, लेकिन ये PTI के नुमाइंदे हैं, मैं PMLN का नुमाइंदा हूँ। गुजारिश ये है कि ये इस्तदलाल ही सारा गलत है इनका। हम इस इस्तदलाल को बाय नहीं करते, बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क में बाय नहीं करती। हमने तमाम इकदाम किए जो हम कर सकते थे, और इंडिया की मिसाल देते हैं, वहाँ की अपोजिशन इन जैसी हरकत नहीं करती जिन जैसी इनकी पार्टी हरकत करती, जिम्मेदार अपोजिशन है। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, अब वक्त कम है, हमने कौन सा कदम नहीं उठाया? हमने रिटायर्ड जजेस की बात की, इन्होंने धूल उड़ाई, रिटायर्ड जज हट गए। हमने सुप्रीम कोर्ट के CJ को खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसी कानून को जिसके तहत पहले फैसला करता रहा, वो बड़े लोग हैं फैसले करने वाले, उन्होंने कहा जी अब ये कानून जो है इसके ये टूथलेस है, पहले यही कानून जो था यही इसी के जरिए कमीशन बनते थे, हमारे पास वापस आ गया। हमने इनसे राब्ता किया, मैराथन सेशन हुए, ये ले आए टारगेट किलिंग के लिए एक 15 रकमी क्वेश्चनियर, 15 आर्टिकल का क्वेश्चनियर, जिसका TOR से कोई लेना देना नहीं था। मिन्नत की, दलील दी, सारा किया, जब कुछ नहीं हुआ हम आप एक कानून का ड्राफ्ट लेके सब अपोजिशन जमातें अब उस पे मुत्तफिक है, जो पनामा पेपर्स इंक्वायरी बिल है। नहीं, कब मुत्तफिक है? ये 6 लोग थे, उसमें MKM इनके साथ कितने मुत्तफिक थी और ANP कितनी मुत्तफिक थी? वो तो इनके मुंह पे कहते थे कि आप एक फर्द को टारगेट ना करें, और जमात इस्लामी का यह नुमाइंदा नहीं है। जमात ने यह जरूर कहा कि वजीर आजम का एहतसाब पहले करें, मगर उन्होंने कहा कि टारगेट किसी फर्द को नहीं होना चाहिए। मैं उनका नुमाइंदा तो नहीं हूं, अच्छा, इसलिए इनके अंदर तो डिवीजन रही, और अभी डिवीजन का सबूत यह है कि ये अकेले निकले हैं। और आखिरी बात, ये एहतजाज नहीं है सर, इन्होंने जलसे किए, जलूस किए, धरने दिए, हमने हमेशा इनको फैसिलिटेट किया। ये है लॉकडाउन, 50 लाख की आबादी की जिंदगी अजीरन करना चाहते हैं, तो वो तो इनको हक हासिल। अच्छा आरिफ साहब, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर इजाजत दें, मैं खुर्शीद शाह साहब से बात कर लूं। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मेहरबानी। शाह साहब, छोटी सी आपसे बात करनी है। आज इमरान खान साहब ने आपके बारे में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने आपको डबल शाह कह दिया है, तो इसका कोई आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे? हामिद, बात यह है कि मैं हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन को लीड कर रहा हूँ। मैं बड़ा जिम्मेदारी अपने ऊपर महसूस करता हूँ कि मैं ऐसी तलख बातें न करूँ जिससे फायदा कोई और ले, इसलिए उसका जवाब देना मैं नहीं समझता जरूरी है, मगर कोई जवाब भी दूंगा तो उसका फायदा किसी और जगह पे। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जवाब शायद अगर आप दे देंगे तो फायदा कोई और लेगा, कोई और का मतलब आप पता नहीं क्या है। लेकिन शाह साहब, इस वक्त मैं सिर्फ एक छोटी सी आपसे बात पूछना चाह रहा हूं कि हुकूमत की तरफ से आपके साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब आप पे इल्जामात भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी माहौल में काफी कशीदगी है, तो ये जो कशीदा माहौल है इसको बेहतर बनाने के लिए आपने हुकूमत को क्या तजवीज दिया या आप क्या तजवीज देना पसंद फरमाएंगे? जो माहौल आज है उसमें
प्राइमरी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है कि इस माहौल को वो बेहतर करे, इस माहौल को बेहतर भी करे, इस माहौल में अपोजिशन के जो मुतालबात हैं उसको भी वो तस्लीम करे, उस पर भी वो बात करे। सेकेंडरी जिम्मेदारी अपोजिशन के ऊपर आती है कि अपोजिशन अपने जो जायज मुतालबे हैं मनवाती है और किसी के आगे कहीं इस्तेमाल तो नहीं होती, तो अगर कहीं इस्तेमाल होती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर अपोजिशन के पास आती है कि वो कहीं इस्तेमाल हो जाए। हमें किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना, हमें पब्लिक के जो इश्यूज हैं, जो करप्शन के इश्यूज हैं, उन पर बड़े सख्त मौक़िफ़ इमरान का भी है, हमारा भी है। हमने पार्लियामेंट में अंदर बिल पेश किया हुआ है, उसी बिल पे इमरान की भी साइन है, उसकी पार्टी की भी साइन है, हमने मिलकर पेश किया है। कल हुकूमत आई है, एतजाज, कमर और मैंने मिलकर उनसे ये बात की है। अब वो इमरान तलखी लाख पैदा करे, लाख मुझे बुरा कहे, मगर मैं कोशिश करूंगा बुरे को भी अच्छा करूं। मैं समझता हूं हुकूमत को हमारे इस बिल को, जो इमरान का भी एक मुतालबा है सिर्फ पानामा, हमारे 4 मुतालबे हैं जिसमें वो मुतालबा जो इमरान कर रहा है वो भी मौजूद है। अगर वो हमारे उस बिल को जिसमें इमरान की पार्टी की भी साइन है तो मान लेती है हुकूमत, तो फिर झगड़ा तो खत्म। हाँ, एक और बहस चल पड़ी है कि हुकूमत की तरफ से कि देखें जी सुप्रीम कोर्ट में तो ये चला गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, मगर सुप्रीम कोर्ट में ये सिर्फ नवाज शरीफ या 3, 4, 5 जो उसके फैमिली के लोग हैं उनके नाम है। बाकी पनामा में तो बहुत से लोगों के नाम है। हम इसलिए बिल की तरफ ज्यादा मुतवज्जे हैं, ज्यादा दबाव डाल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट 4 बंदों का हिसाब ले ले और फिर बाकियों को छोड़ दे। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि प्राइम मिनिस्टर का नंबर 1 नाम इसलिए हमने दिया था कि वो जिम्मेदार भी है और खुद जा भी चुका है। उसके साथ हमने कहा है जो भी उनमें पानामा या ऑफशोर या किसी और शोर में इन्वॉल्व है वो भी इस हमारे बिल के हिस्से में उस जमरे में आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब। अब प्रारिफ अलवी साहब, खुर्शीद शाह साहब तकरीबन वही बात कर रहे हैं, वो पनामा पेपर्स इंक्वायरी बिल पे वो कह रहे हैं उनके भी दस्तखत हैं और वो कह रहे हैं कि हुकूमत इसको मंजूर कर ले। इमरान खान साहब यही बात कर रहे हैं, तो फिर इनको डबल शाह कहना जायज है? भाई साहब, ये तो इमरान खान साहब बताएंगे कि क्यों कहा। मैं तो इस बात पर आना चाहता हूं कि मेरे भाई ने ये कोई जवाब नहीं दिया जो मैंने हिंदुस्तान की मिसाल दी कि एजेंसीज ने काम तो किया। यानी ये बताइए कि अगर ये इदारे काम नहीं कर रहे तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए था। और मैं फिर खुर्शीद शाह साहब की उस बात पर जाता हूं कि 5 सियासतदान होंगे इस सारी लिस्ट के अंदर और 595 जो हैं उनको भी मौका मिल रहा है भागने का। कोई काम नहीं किया। मैंने हिंदुस्तान की मिसाल दी, साद रफीक साहब ने यह कहा कि हिंदुस्तान की ऑपोजिशन इतनी घटिया नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वजह से क्या कहा आपके लीडर के वर्ड्स हैं, मैं तो नहीं करता। मैं तो आपने ऐसी कोई बात की थी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा मेरे भाई, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। इंटरप्ट करूंगा क्योंकि आप नहीं, आप इंटरप्ट ना करें। हामिद मीर साहब, इसको आप संभाल लीजिए, आप संभाल लीजिए। ये आप दोस्ताना इख्तिलाफ कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी। आप मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात ही कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। मेरी बात ये है कि सारे इदारे 5 इदारे हुकूमत के बिल्कुल काम नहीं कर रहे। मेरी एक मिसाल की आप जवाब दीजिए कि कत्ल होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, नीचे तहकीकात होती हैं भाई। ये प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के सारे इदारे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं कर रहे। दिस इज अ कवर अप भाई साहब। अगर आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया, क्या आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए अगर 4 लाख आदमी खड़े थे तो शहर लॉकडाउन? सवाल है मेरा, हाँ। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो क्या आप अदालतों के रास्ते बंद कर देंगे, अदालतों को काम करने से बंद कर देंगे? नहीं, अदालतों का काम करने से नहीं बंद करेंगे, अस्पताल और एम्बुलेंसेज के हवाले से। और ये मेरा राइट है प्रोटेस्ट करना, सड़क पर आना। 10 लाख लोग खड़े होंगे, 10 आर्टिकल 17 और 19 देता है, 10 लाख लोग खड़े होंगे, अपने आप ही बंद होगा। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहिया जाम, लॉकडाउन, प्रोटेस्ट
ये हमारी जमहूरियत का हिस्सा है। इंग्लैंड में अगर इराक के लिए 10 लाख लोग लंदन में आ गए थे तो लंदन लॉकडाउन हो गया था, लंदन में कोई चीज नहीं चली। तो लिहाजा आप सिर्फ मेरी पार्टी के हवाले से ये कहें कि जी आप प्रोटेस्ट नहीं करो, मुझे आप बताइए इसका हल क्या है। देखिए एक बहुत बड़ा इशू है जिस इशू के हवाले से टीओआर पर इमरान खान ने कह दिया, और आपने सही बात की, खुर्शीद शाह ने कह दिया कि जो टीओआर उस बिल के अंदर हैं वो अगर वही टीओआर इमरान खान पर लगा दें, इन पर लगा दें, ये तलाशी देने से इनकार क्यों कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये पब्लिक इशू है, ये पर्सनल इशू नहीं है। तो मैं आपके लीडर करना भाई साहब ये बीच में सारा कच्चा चिट्ठा निकाल दूंगा, अब मैंने करना है, अब मैं मीर साहब करूंगा। तलाशी का वर्ड यूज करेंगे तो इमरान खान के मैंने लफड़े उतार देने। देखिए कोई नहीं उतार सकता, अभी उतार ये कहने के अभी उतारूंगा है, और बगैर बदअखलाकी के ये हो नहीं, कोई बात नहीं, वो बड़ा बदअखलाक है, हम थोड़ी सी बदअखलाकी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि एहतसाब के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब गलत बयानी करते हैं, असेंबली में कहते हैं मैंने पेश कर दिया, कहां पेश कर दिया? ये उर्दू का जबर जेर पेश है, ये उर्दू का जबर जेर पेश नहीं है। ही हैज टू बी, यानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तहकीकात करें। हमने ये भी प्रपोज किया था कि इंटरनेशनल ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट वाली कंपनी जो है वो भी देखें इसको, और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। मैं इत्तेफाक करता हूं इनकी बात से कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो इट विल क्लियर अप। क्यों नहीं करने दे रहे, क्यों रुकावट है जी, क्यों इस बात पर अग्री नहीं कर रहे कि इसको इन्वेस्टिगेशन? खुर्शीद शाह साहब की भी बात आपने सुनी। खुर्शीद शाह साहब का अपना मौक़िफ़ है सर, मेरा अपना मौक़िफ़ है, मैं खुर्शीद शाह से इन्फ्लुएंस नहीं होता। नहीं तो आप उनके पास जाते हैं ना, आप जाते हैं तो बताते हैं, आप पूछेंगे मैं बताऊंगा। उन्होंने जो ये, मैं तो जरा इनका उन्होंने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में जो आपको एक डाइवर्ट कर रहे हो, कर लो, बार मैं गाली में कहा कि अगर आप पनामा पेपर्स इंक्वायरी बिल को मंजूर कर लें तो मसला हल हो जाएगा। ये इतनी मासूम बात नहीं है। वैसे तो जब शाह साहब की अपनी हुकूमत थी तो वज़ीर आज़म अपना फारिग करा लिया था और स्विस बैंकों को के लिए लेटर नहीं लिखा था। एनीवेज हम तो इन जैसे नहीं है। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि एक बिल ऑपोजिशन का है, एक बिल हमने कौमी असेंबली में दिया हुआ है। जब मामला तय करना होता है तो फिर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बैठती हैं। हम ही ने पहल की थी, लेकिन मैंने आपको पहले भी अर्ज की 7-8 मुलाकातें बेनतीजा रही, कई घंटे की, क्योंकि इनका इरादा और उनका इरादा मामला रिजॉल्व करने का नहीं है। हम गए जरूर है पीपल्स पार्टी के पास, फिर भी जाएंगे, हो सकता है इनको भी रीच आउट करें, लेकिन इनका इरादा है 2018 के इलेक्शन से पहले या तो 2018 आए ना, और अगर आए तो ये हमारे चेहरे और हमारी क़यादत के चेहरे और कपड़ों को गदला करें। अब इन्होंने बात की तलाशी की, तो भाईजान हमारी तलाशी की बात करते हैं, हमसे तो कोई पुड़ियां बरामद नहीं होनी, कोई मंशियात हमसे बरामद नहीं होनी, हमारा तो कोई डीएनए टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो ब्लड टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है। ये मंशियात और पुड़ियां किससे बरामद? मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये काफी है, क्योंकि इन्होंने तलाशी की बात की है, मेरी उंगली इनकी तरफ है, बाकी बात समझ जानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर बदतमीजी की जाएगी पॉलिटिक्स में तो एक लिमिट है बर्दाश्त करने की, और अगर आप उस लाइन को क्रॉस करेंगे तो कभी कभी फिर आपकी जबान में जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दें बगैर सबूत के। आप बताइए जी, इन्होंने 126 दिन का धरना दिया, ये इतने ही संजीदा थे उस वक्त भी, आंखों में खून उतरा हुआ था और चेहरे पर लाली थी कि जी इन्होंने तो इलेक्शन चोरी कर लिया, ये तो जालसाज है, मेरा हल्का भी साथ डाला हुआ था बीच में, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इनकी सारी शर्तें मान ली जनाब, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठे साबित हुए, हम सच्चे साबित हुए, इन्हें शर्म नहीं आई। इन्होंने वो इल्जामात अपने तकरार के साथ आज तक दोहराए। इनकी तो एक बात गलत साबित पहले हो चुकी है, अब फिर आप सुप्रीम कोर्ट में गए। उस वक्त इलेक्शन में धांधली का मसला था, अब पनामा पेपर्स का मामला, इसको खत्म कर लें, इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। ये कोई ना कोई और चीज क्रिएट करेंगे, उसकी वजह यह है कि पीटीआई का एक ही प्रॉब्लम है, वो है जलन और हसद कि अगर सीपैक चल पड़ा, पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्न अराउंड का साइकिल पूरा हो गया, तो उस सूरत में फिर अगली बार पीएमएलएन को मिलेगी, इनकी जो पार्टी है वो श्रिंक हो जाएगी। यार जलन करो, हसद नहीं छोड़ सकते ना छोड़ो, पाकिस्तान का बुरा तो ना करो। और देखें, लॉकडाउन इंडिया या पाकिस्तान के दुश्मन लॉकडाउन करना चाहते हैं। कभी लॉकडाउन की इस्तेलाह मीर साहब तुसी भी दसो, पॉलिटिकल साइंस से तालिब इल्म हो, मैंने तो लॉकडाउन पाकिस्तान में कभी किसी को इस्तेमाल करते पहिया जाम की तो वो थी, बिल्कुल थी। तो पहिया जाम क्या होता? शहरों का लॉकडाउन कभी करने की किसी ने बात नहीं की। इनके तर्जमान ने कहा हम स्कूल बंद करेंगे। ये जरा शरीफ जेंटलमैन आदमी है, अकेले जेंटलमैन आदमी है, ये और तरह बात। तो पहिया जाम मुझे आप जवाब देने का मौका दें। मैं समझता हूं कि ये बात कहें यहाँ पर बैठ करके इनको शर्म नहीं आती, और ये नहीं, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। मैं तो सिर्फ उसूलों पर बात करना चाहता हूँ और वही मुनासिब रहेगा। मैं आज भी ये कहता हूँ
कि देखिए हमने स्कूलों के एतबार से और सब चीज़ों के एतबार से मैंने आपसे गुजारिश की कि सुप्रीम कोर्ट के काम चलता रहेगा और एम्बुलेंसेज और क्राइसिस के एतबार से होता रहेगा। ये इशू जो मेरिट पर है उसको रिजॉल्व होना चाहिए। इन्होंने अब भी इस बात की वजाहत नहीं की कि इदारे क्यों नहीं काम कर रहे। देखिए इदारों का काम तो यही था ना, इदारे क्यों नहीं काम कर रहे, लिहाजा जब इदारा काम नहीं करता, पुलिस एफआईआर नहीं काटती तो लोग जाते हैं पुलिस कोर्ट में और ये कहते हैं जी ये काम नहीं कर रहा, ये कि जिसके ऊपर इल्जाम है उसके खिलाफ तहकीकात नहीं कर रहा, तो लिहाजा आप एफआईआर काटें। तो ये एक हमारी एफआईआर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई इदारे नहीं काम कर रहे। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ तहकीकाती इदारा। जहां तक ये बात है कि टीओआर क्या थे, टीओआर ये थे कि हमने ये सजेशन दिया था कि क्योंकि इदारे प्रिज्यूमिंग एंड नोइंग द फैक्ट के इदारे काम नहीं करेंगे, तो हमने ये कहा था कि टीओआर एक कमीशन बना दो और उस कमीशन के नीचे ये इदारे काम कर लें। हमें मालूम था कि इदारे नहीं काम करेंगे, यही हमने कहा कि उस कमीशन के नीचे ये इदारे इनसे काम करवाएं। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की अगर मैंने मिसाल दी तो वहां इदारों ने तो कोई काम किया, लिहाजा वो मामला ऊपर नहीं गया। हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उन्होंने असेंबली में ये बात रखी कि जी हॉलैंड के 44 लोग हैं, हमें एविडेंस मजीद चाहिए। तो उन्होंने $18.5 मिलियन दिए एक आदमी को, जिसको उन्होंने डाइवर्ज नहीं किया, पार्लियामेंट में लाए कि ये रिश्वत देनी है, ये ब्राइब देनी है, मगर हमें इसलिए देनी पड़ेगी कि हमारे लोगों का हमें पता चले टैक्स इवेडर्स कौन है। ठीक है। सेनेटर और कांग्रेसमैन अमेरिका में ये कह रहे हैं कि हमें पता करना है। एक खत टैक्स हेवंस को नहीं गया, एक खत किसी एतबार से इन्होंने नोटिस दिए। जब मैंने रिक्विजिशन की मीटिंग, जिसको जो बुलाई नहीं जा रही थी, जब मैंने मीटिंग रिक्विजिशन की उसके अंदर ये 5 इदारे लाजवाब थे। एफआईए ने कहा कि जी मेरे पास कंप्लेंट कोई नहीं है। मैंने कहा जून 14 का मेरा खत आपके पास मौजूद है। तो इस सारे इदारों ने एक्चुअली इदारों ने वहां बैठकर झूठ बोला और इसको कवर अप किया। उस कवर अप का आप बताइए, स्पीकर के पास हमने रेफरेंस भेजा, स्पीकर के पास रेफरेंस में जो हमने भेजा था कि नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में मिस डिक्लेरेशन है, वो तो स्पीकर साहब ने रोक लिया और फ्लिमजी ग्राउंड्स पर इमरान खान का और जहांगीर तरीन का भेज दिया। तो अब आप ये बताइए कि कहां जाएं? यानी आप ये कहते हैं कि घर बैठ जाओ। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट गए ना, तो सुप्रीम कोर्ट गए, मगर सुप्रीम कोर्ट गए, हम हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर, ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट हम गए, उस सुप्रीम कोर्ट के पास गए जिस सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने हमला भी किया था। चले, हम तो प्रोटेक्ट करने गए। एक अगर ब्रेक ले लूं तो आप दोनों की मेहरबानी होगी और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदेद। ख्वाजा साद रफीक साहब, आप आज गुफ्तगू में काफी आपका जारहाना अंदाज है, तो अगर हुकूमत ने भी इसी जारहाना अंदाज में इमरान खान साहब को 2 नवंबर से पहले गिरफ्तार कर लिया, तो क्या आपके ख्याल में 2 नवंबर का इनका प्रोग्राम जो है लॉकडाउन का, वो नाकाम हो जाएगा? हुजूर, आपके सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है जी, मगर अपने दोस्त के उठाए हुए सवालात का जवाब देना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। प्लीज आप दीजिए। सो मेरी अर्ज ये है कि मेरे भाई ने बार बार अदारों की बात की, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि अदारों का घेराव, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो पार्लियामेंट हो, वो पीटीवी हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या वो नैब हो, ये जो पाकिस्तान के कौमी अदारे हैं, इनका घेराव हमने नहीं किया, इनके लीडर और इनकी पार्टी ने किया है, जिनकी सियासी उम्र बहुत कम है इनकी पार्टी की, इनकी नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन इस थोड़े से अरसे में इन्होंने पाकिस्तान का कोई अदारा छोड़ा नहीं है जिसका इन्होंने घेराव ना किया और दबाव में लाने की कोशिश न की हो। और दूसरी बात, इन्होंने टैक्स की बात की, टैक्स यार 315 के 20 कनाल के घर में भाई साहब आप रहते हैं, खान साहब 2 लाख रुपए आप टैक्स देते हैं। मैं कहता हूं कि उस शख्स को तो हक हासिल है जो पूरा टैक्स पे करता हो, जिसने खुद चोरी ना की हो, जिसने कभी कोई आवारागर्दी ना की हो कि वो कहे कि जी ये खलती है, ये करप्शन है, उसका हक है। एक आदमी जिसमें वो पंजाबी के अंदर पंजे ऐब शरई हो, कोई काम ही ना छोड़ा हो और अब तक करता हो, और वो कहे कि मैं तो जी सती सावित्री हूं, उसको ये हक कौन दे सकता है? आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जायदाद आपकी बेनामी, औलाद आपकी बेनामी, ऑफशोर कंपनियों के आप बानी, बातें क्या करते हैं आप? तो मैंने मुझे मारा, अपनी बारी पे बात करें, मेरी बात मैंने बोला नहीं, आप भी ना बोलें। अब आ जाए जनाब, जो आपने गिरफ्तारी की बात की खान साहब के बारे में, फिलहाल तो ऐसा कोई मंसूबा भी बना नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, ज़ाहिर मैं उसमें मेरी डोमेन भी नहीं है, लेकिन पिछली बार इनको बड़े रास्ते दिए गए, सिराजुल हक साहब के कहने पे और जलगे के कहने पे इनको रेड जोन तक आने दिया गया, चौधरी निसार साहब से वादा किया नहीं आएंगे, वो सारे वादे तोड़ते हुए यहाँ तक आए। इस बार सूरत हाल बहरहाल मुख्तलिफ है और इनकी थ्रेट्स इनके लीडर के मुंह से जो आएंगे उसका रिकॉर्ड मौजूद है। सो ऑप्शन फिलहाल ओपन है,
इनको रास्ता देना है या रास्ता नहीं देना। और एक और बात, पिंडी और इस्लामाबाद की पॉपुलेशन है 55 लाख के करीब। किसी पॉलिटिकल पार्टी को एहतजाज का हक हासिल है, ये जलसा करें, करोड़ बार करें, जुलूस निकालें, करोड़ बार निकालें, हम कोई नहीं है इनको रोकने वाले। पर अगर ये कहें कि हम तो जी शहर बंद कर देंगे, नईमुल हक साहब ने फरमाया, वही नाम है शायद उनका, कि जी हम स्कूल बंद कर देंगे, इनके लीडर ने खुद का जगह जगह से शहर बंद कर देंगे, तो भाईजान वो फिर इतना आसान काम नहीं है। हुकूमत अपने दारुल हुकूमत को कानून की रोशनी में प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा, अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि कुछ ऐसी तंजीमें जिनका कि आपकी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, कुछ तो सियासी जमातें हैं, वो तो आपकी हमायत का ऐलान कर रही है, मसलन मुस्लिम लीग कायद आज़म ने किया है, तारुल कादरी साहब की पार्टी ने किया है, लेकिन कुछ और भी गैर सियासी तंजीमें, जैसे लाल मस्जिद की शोधा फाउंडेशन है, वो कह रहे हैं जी हम भी इमरान खान साहब के धरने में आएंगे। तो इस किस्म की तंजीमें अगर आपके साथ शामिल हो रही हैं तो आपने इनसे राब्ता किया या वो रजाकाराना तौर पर आपकी हमायत का ऐलान कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई राब्ता नहीं, और मैं समझता हूं कि ये वो उसी सिलसिले की कड़ी है जो मामला हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि जनाब दहशतगर्द जहां ट्रेन होते हैं वहां से आ रहे हैं। ये एक फौज पर भी हमला था, इस माना करके कि यार सारी दुनिया को आप ये बता रहे हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में ट्रेन हो रहे हैं। ये वही मैसेज है जो इंडिया और अमेरिका उठाता है। तो हमने ये कहा कि इस किस्म की बात मत करो, एक बात। दूसरी बात ये कि ख्वाजा साहब ने एक बात की टैक्स के हवाले से कि इमरान खान 300 कनाल के घर में रहता है। इमरान खान की अपनी आमदनी है, अपनी कमाई है। मेरा सवाल ये पहुंचता है नवाज शरीफ साहब से, पूरी आप कहें तो पूरी लिस्ट में दिखा दूंगा कि 1990 से लेकर कितना उन्होंने टैक्स दिया है, इनकम टैक्स कितना दिया है, 500, 2000, ये 2000 की बात करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी जनाब कायदे आजम ने 1938 में 3500 रुपए टैक्स दिया था। ये 2000, 2500 पर 600 अरब रुपए का फ्लैट लेकर इंग्लैंड में आबाद है। तो ये टैक्स का हमला इमरान खान की अपनी आमदनी। इमरान खान आज तक किसी सरकारी पोजीशन में नहीं रहा, उसकी अपनी आमदनी। ये कैसी बात करते हैं इमरान खान के ऊपर? मतलब इन्होंने इमरान खान पर हर हमला करना है। भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, हुजूर आप मुझे मौका दें, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, है ना? हाँ, मैं बिल्कुल सीधी बात है, मैं जवाब क्या नहीं बोला तो फिर आप रहने दें। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान के हवाले से इन्होंने सारे हमले कर दिए। क्या इमरान खान पनामा लीक्स का बानी है? पनामा लीक्स वहां से आई है। हम सिर्फ इस बात को उठा रहे हैं कि एहतसाब हो, एहतसाब के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, और आपके पास दोबारा कह रहा हूं, ख्वाजा साद रफीक साहब को यह बात सुननी चाहिए कि कायदे आजम ने 1947 में 11 अगस्त को कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन है। और कायदे आजम ने कहा मैं इस पार्लियामेंट से, यानी उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कि मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूं कि इस मसले को हल करें। वो दिन है और आज का दिन है। पार्लियामेंट में फ्रस्ट्रेशन एक सिंपल इशू की, अभी भी इन्होंने नहीं जवाब दिया इस बात का कि इदारों ने क्यों नहीं तहकीकात की। अभी भी ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट में चला गया था। मैंने मिसाल दी हिंदुस्तान की, ये कहते हैं जी मामला पार्लियामेंट में चला गया। ऐसे नहीं होना। पाकिस्तान के अवाम जो करप्शन के अंदर पिसे तले हैं, बड़ा रईस मुल्क है, बहुत कुछ कर सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि अरबों रुपए के फ्लैट लिए जाएं। 600 करोड़ का फ्लैट जनाब वहां पर मौजूद है, जिसका जिक्र है। उस सिलसिले में गलत बयानी होती रही। इनके लोगों ने कुछ कहा, औलाद ने कुछ कहा, अखबारों में कुछ छपा, वो किसी चीज की तफसीलात नहीं देते। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो असेंबली में बात की वो सेल्फ तजाद था। उन्होंने कहा कि जी यहां से वहां इतने जमाने में पैसे गए, वालिद साहब ले गए थे, उसके बाद वो ले गए थे। अच्छा, ये मामला ओपन होना चाहिए। और आपने जो बात की कि लाल मस्जिद के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि वो इशू हमसे बिल्कुल अलग है। नहीं, हम समझते हैं कि गैर मुनासिब बात है, हम उनके उस एतबार से समझते हैं कि वेलकम भी नहीं। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक साहब, पिछले 6 दिन से भारतीय फौज की तरफ से वर्किंग बाउंड्री पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग की जा रही है। तो ये यहाँ पे एक तो वो फायरिंग इंडिया की तरफ से की जा रही है और हमारे मासूम बेगुनाह शहरियों को शहीद किया जा रहा है। तो अब हम अगर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी फायरिंग, इल्जामात की फायरिंग एक दूसरे पे हो रही है, अगर इसको बंद करने की हम कोशिश नहीं करेंगे तो क्या इनडायरेक्टली हम दुश्मन के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे? बहुत ही आला बात है हामिद मीर साहब। यही वो बात है जिसका इदराक पाकिस्तान की सभी सियासी जमातों को है, बशमूल अपोजिशन के सिवाय इनकी जमात और इनके लीडर के। गुजारिश यह है कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन किया कश्मीर के ऊपर, किस पार्टी ने बाइकआउट किया? इनके लीडर ने। पार्टी नहीं, इनके लीडर ने किया। नतीजा
पूरे इंडियन मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो यूनाइटेड। लेकिन एक आपको चीज याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप बुरा अब मुझे आपके सवाल का जवाब तो दे दें। आपने पार्लियामेंट दूसरा सवाल का जिक्र किया, एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। आपके एक साथी हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, उन्होंने एतजाज हसन साहब पे इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने सिखों की लिस्टें इंडिया को दी थी। तो आपने भी तो वही काम किया जो इमरान खान साहब। इमरान खान और मुशाहिदुल्लाह खान में फर्क है ना। मुशाहिदुल्लाह खान एक भले कोना मश्क सीनियर सियासतदान है, इमरान खान पार्टी के कायद हैं। वो जब फैसला करते हैं तो पार्टी पॉलिसी बनती है। मैं या मुशाहिदुल्लाह खान साहब गलती करें तो हमारी इंडिविजुअल गलती है, हमारे कायद नहीं है नवाज शरीफ साहब है। और दूसरे मुझे जरा बात करने दें, जो असल बात आपने, मैं उस पर आना चाहता हूं। देखिए, इस मसले के हल हम निकाल सकते थे अगर ये लोग चाहते कि हल निकालना है। जो TOR हमने बना के दिए थे उसमें मियां नवाज शरीफ साहब के दोनों साहिबजादगान को कवर किया गया था कि वो उसकी जद से बाहर ना रहे, लेकिन हमने किसी एक को टारगेट नहीं किया। इनके 15 पॉइंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक थे, क्योंकि एक मसला है कि इनको यह पता है और इनके लीडर को कि अगर नवाज शरीफ साहब अल्लाह खैर रखे सियासत में रहते हैं तो इनके लीडर की बारी तो आनी नहीं है। एक टर्म और निकल गई, भाईजान 70 साल के हो जाएंगे, उसके बाद सियासत किधर करनी है। इनके ये मसले हैं। ये बातें सिर्फ अल्लाह ताला को नहीं पता, अल्लाह को पता है। ये मैं तो यही कहता हूं, अगर आप जद्दोजहद करते रहें और एक मुहज्जब जमहूरी जद्दोजहद करें, हम पे नुक्ताचीनी करें, हमें आईना दिखाएं, पार्लियामान के अंदर जद्दोजहद करें। ये जो रोज तमाशा लगाते हैं और गालियां निकालते हैं, यानी गालियां, ये जो खुर्शीद शाह साहब को कहा डबल शाह, ये गाली नहीं है। और आगे से खुर्शीद शाह साहब ने किस मतानत के साथ उसका जवाब दिया। हमने भी इनकी गालियां कई साल सुनी है, अभी भी गालियां नहीं देते। आज भी मेरा लबो लहजा है, तंग आमद बजांग आमद है ना। चोर मचाए शोर, चोर चोर चोर। यार, ना टैक्स देते हो, ना किसी चीज को ओन करते हो, अपने टैक्स का हिसाब नहीं देते, दुनिया भर की वारदातें करते हो और आके यहाँ पे सती सावित्री बन जाते हो। यार, ये सती सावित्री नहीं हो, सती सावित्री का लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उस बात की सती सावित्री नहीं है। मैं ये सिर्फ ये कह दूं, ये उस बात की अक्कासी करता है कि ये हिंदुस्तान से, इंडिया से कितने इन्फ्लुएंस्ड है। मेरे बारे में क्या है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सती सावित्री। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। इससे पहले कि मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के पास वापस जाऊं, उनसे बात करूं, एक छोटे से मैं दुख का इजहार करना चाहता हूं। ये सिर्फ मेरा दुख नहीं है, ये बहुत से पाकिस्तानियों का दुख है और ये दुख मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं। आप जानते हैं कि 2 दिन पहले कोयटा के जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में कैडेट्स शहीद हुए थे, नौजवान बच्चे थे और हम सब के बच्चे सांझे होते हैं। और जब भी किसी नौजवान की लाश गिरती है तो हर शख्स जिसकी औलाद है उसका दिल जो है वो दुख से और गम से पाश पाश हो जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये जो नौजवान कैडेट्स थे, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से था। इनकी लाशें इनके ताबूतों में बंद करके उस पर कौमी परचम लपेटा गया और एम्बुलेंसें तक इनको फराहम नहीं की गई। आप जानते हैं कि इनकी लाशें किस तरह तुरबत, पंजगोर, गवादर और दीगर दूर दराज इलाकों में भिजवाई गई। वैगनों की छतों पर ताबूत रख के इंतहाई तौहीन अमेज अंदाज में इन लाशों को ताबूतों में बंद करके इनके इलाकों में भेजा गया। और हमारे वो अहले इख्तियार, वो हुक्मरान तबका, कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूं, तमाम अहले इख्तियार जो हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, जिनका काम सिर्फ ये है कि जब कोई इस तरह का वाकया हो जाए तो अस्पतालों में जाके बस वो लोगों से हाथ मिलाते हैं। उनमें से किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो अपना हेलीकॉप्टर जो है वो दे दे और उस हेलीकॉप्टर में ये ताबूत रख के इनके लवाहकीन तक पहुंचाए जाते। तो सिर्फ इस दुख का इजहार करना है कि हम जवान लाशें जो हैं वो उठाते हैं, कुर्बानियां देते हैं, लेकिन ये जो कैडेट्स थे ये मरने के बाद भी इतने बेयारो मददगार थे कि इनकी लाशें वैगनों की छतों पर भिजवा के इनके लवाहकीन तक पहुंचाई गई। इस पे बतौर एक पाकिस्तानी मुझे बहुत शर्म आ रही है, मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने बहुत सी बातें की, आप उनका जवाब देना चाह रहे थे। जी, मैं समझता हूं कि जितनी भी बातें मैंने की, जो सवाल मैंने उठाए और जो कौम सवाल उठा रही है, उस हवाले से इन्होंने कोई बात नहीं की। इन्होंने इल्जामी डाले, इमरान खान के ऊपर डाले और यही तरीका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का है कि जब सब्सटैंशियल इशूज़ पर गुफ्तगू ना करो, सबको गंदा करो, शौकत खानम आ जाए, इमरान खान आ जाए, सबको गंदा करें। क्योंकि कोई जवाब नहीं मिला तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ अशार हैं जो मुझे बड़े पसंद आए पिछले दिनों, और वो हबीब जालिब साहब ने नवंबर 2 के लॉकडाउन के लिए
इन्हीं खतरात के एतबार से जो ये कह रहे हैं कि जी घरों पर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और लोगों के साथ ये मुश्किलात पेश आएंगी, तो हबीब जावेद साहब ने 2 नवंबर के लिए लिखे थे, आप मुझे मौका दें तो मेरा सारा टाइम चाहे उसी में पूरा हो जाए, बस 2-3 अशार हैं, ज्यादा नहीं है। वतन को कुछ नहीं खतरा, निजाम जर है खतरे में। वतन को कुछ नहीं खतरा, निजाम जर है खतरे में। हकीकत में जो राजन है वही रहबर है खतरे में। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा शेर है कि है सफ़े मातम बिछाए मर्ग जुल्मत जो बैठा हो, वो नोहगर है खतरे में, वो दानेश्वर है खतरे में। ठीक है जी। और आखिरी शेर है, अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है, अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है। न तेरा घर है खतरे में, इस्लामाबाद वालों सुन लो, न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में। अच्छा आरिफ अलवी साहब, आपको पता है हबीब जालिब साहब का ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से था? जी मुझे मालूम, अवामी नेशनल पार्टी। जी हाँ। उनका ताल्लुक ANP से था। जी, मगर ये अशार तो कौम की जीनत है। ANP के सरबराह असफंदियार वली साहब का भी आपसे एक सवाल है, उसका भी जवाब दे दें। सुने जी क्या कहते हैं। पैनमा लीग्स पे जलसा होता है और कहते हैं कि जी हमने वहां धरना देना है। स्टेज पे कौन खड़ा होता है? जहांगीर तरीन के अपने ऑफशोर कंपनीज हैं कि नहीं है? जी ये थे, आप मुझे जवाब ले लें। मैं अब सवाल मेरा ये है, स्पेसिफिक है, हबीब जालिब का और जहांगीर तरीन का कोई ताल्लुक है आपस में? ये हबीब जालिब तो कौमी शायर था जी, ठीक। हबीब जालिब ने ANP भी कुछ अरसे के लिए ज्वाइन की थी, मुसलसल नहीं था वो। हबीब जालिब आजाद आदमी था और आजाद आदमी था और आजादी की बात करता था। मैंने तो उसके अशार सिर्फ इसलिए पढ़े कि इनके यहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। अब इन्होंने एक जवाब मांगा है कि जहांगीर तरीन खड़ा हो, तो मैं इनसे यही कहता हूं, जब ये इल्जामात देते हैं ना इमरान खान के ऊपर, जहांगीर तरीन के ऊपर, तो मैं कहता हूं मैं तो दे सकता हूं, ये तहकीकात करें। मैं कहता हूं आज भी इमरान खान के ऊपर तहकीकात करें, जहांगीर तरीन पर करें, इल्जामात ना लगाएं। इल्जामात हुकूमत का काम नहीं है, कराएं। और उन्होंने खुद कह दिया कायम रहना इस गलत है, कायम रहेंगे। हाँ कायम स्टेटमेंट देने दो। कायम है जी। ये इमरान खान खुद कह चुके हैं। जी बोले। पहले तो इन इशार पे सिर्फ एक जुमला कि जितने अशार इन्होंने पढ़े हैं हबीब जालिब मरूम के, इनका इतलाक इमरान खान और उनकी ATM मशीनों के लिए है। अब आ जाए इनकी तसल्ली कराने के लिए कि क्यों नहीं होता, ये बात ठीक है। रवादारी का मुजाहरा बहुत हो गया और हमारी क़यादत जो है उसने बहुत टॉलरेंस शो की है। तो आप ज़रा खैर से फारिग हो जाएं अपने काम से, तो इंशाअल्लाह ताला तसल्ली के साथ इमरान खान साहब की और आपके इर्द गिर्द जो माजरत के साथ चोर उचक्के इकट्ठे किए हुए आपने, जिनके पास लूट का माल है, उनकी हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अब मुझे बात पूरी करने दें, फिर मुझ पर आप हमला करें। बिल्कुल कराएंगे, ये हमारी कमी है। मैं माजरत खाऊं कि इमरान खान की, अलीम खान साहब की और आपके बाकी लीडरान की वाकई आपको चेक किया जाना चाहिए था, आपकी तलाशी होनी चाहिए थी। वो आपकी जामा तलाशी का वक्त आ गया है, होनी चाहिए। वाकई इल्जाम सिर्फ नहीं लगाने चाहिए, हालांकि हमारे पास सबूत भी मौजूद है। प्रोसीडिंग शायद नहीं की, वो आपकी तसल्ली इंशाल्लाह करा देंगे। जी भाई साहब, जो करप्शन ने इस मुल्क का हाल किया है, मैं इनसे वादा करता हूं कि कौम ये नहीं छोड़ेगी, कौम खुद लेगी तलाशी। ये धमकियां दे रहे हैं यहाँ बैठकर कि ये करेंगे, कर लें। मैं कहता हूं कि कौम अब खड़ी हो गई है, अब कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी ये बातें, ये टाल मटोल की कि अभी और ठहर जाओ, अभी थोड़ा सा और कवर अप हो जाओ। ये आइन के पीछे ये अदलिया के पीछे, इन सब चीजों के पीछे पनाह लेते हैं। ये सारा करप्शन पाकिस्तान में चल रहा है। अगर आप पुराने मुकदमे उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान में कोई करप्शन ही नहीं है, अगर आप हाल देखें। मगर कौम जब खड़ी हो गई है, पिसी हुई कौम, मरती हुई कौम अब खड़ी हो गई है, अब ये नहीं बैठने वाली, ये नहीं बैठने वाली। हम मर जाएंगे, ये गोली चला लें, मैं मर जाऊंगा, मगर ये मामला नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, ये मामला नया मसला खड़ा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई गोली नहीं चलेगी इंशाल्लाह। कोशिश होगी, जो मर्जी कर ले, इजाजत देना, कोई लाठी नहीं चलेगी इंशाल्लाह ताला। और कानून के दायरे में जो हुकूमत का इख्तियार है, कोशिश करेंगे कि उस कानून के दायरे में रहते हुए ये जो बलवाई और शरपसंद है, इनको बलवा न करने दिया जाए। इतनी सी बात है। बाकी बेहतर होगा कि अपने लीडर की तरफ जाएं। ये शरीफ आदमी अपना लीडर बदले, उससे बड़ा करप्ट कोई नहीं है। खाई साहब, ये जो भी गुफ्तगू हुई है यहाँ पे, इस गुफ्तगू से क्या ये नतीजा निकालना गलत होगा कि 2 नवंबर से पहले ही इतनी ज्यादा सियासी माहौल में कशीदगी पैदा हो जाएगी कि 28 अक्टूबर को भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में 2 अलग-अलग जलसे हैं, फिर 29 अक्टूबर को भी इमरान खान साहब इसमें कुछ कर रहे हैं और फिर 30 अक्टूबर को जमात इस्लामी का भी है, तो 28 अक्टूबर से माहौल गर्म हो जाएगा। जमात का 30 को कहा है? उनका लाहौर में। तो करें आराम से, जमात इस्लामी जलसा कर रही है, वो कि हंगामा नहीं कर रहे, वो शहर को किसी को। आपको पता है 29 अक्टूबर को क्या हो रहा है?
मुझे मालूम नहीं है। मुझे ये मालूम है को लॉकडाउन की एक्सरसाइज हो रही है। मुझे ये मालूम है कि जमात इस्लामी का वादत रोड पर वादत कॉलोनी क्वार्टर्स की ग्राउंड में इज्तिमा है। ठीक है, मुझे अच्छी तरह पता है। ठीक है, इज्तिमा ये भी करें इज्तिमा। चले डॉक्टर साहब आखिरी बात सर, ये बम लगाए फिरते हैं अपनी टांगों में खुद ही और ये उसी को आग लगाते हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है, जो मर्जी हो जाए। मेरा ख्याल से इनको फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। ये इनको अगर इनको फहम होता तो इन मामलात को हैंडल करते। मगर मैं इनसे वाकई कह रहा हूं कि जो मर्जी आए ये धमकी दे ले, ये कौम रुकने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते सिर्फ ये कहूंगा कि सबको नजर आ रहा है कि रास्ते में एक बम पड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश सबको ये करनी चाहिए कि इस बम को जाके करीब जाके इसको किक मारने की बजाय, ठुड्डा मारने की बजाय साइड से होके निकल जाए। बम को फटने दें, फट जाए, लेकिन इसको जाके टक्कर ना मारें और उसको ठुड्डा मारने की कोशिश ना करें। ये जो मैंने कहा है इसको समझने की कोशिश करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।